बजट 2015 में रिटायरमेंट प्लानिंग पर काफी जोर दिया गया। एनपीएस रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आकर्षक बनाने के लिए कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाजार में कई तरह के रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के विकल्प मौजूद हैं। तो अब कैसी हो आपकी रिटायरमेंट को लेकर प्लानिंग, इसी पर हम करेंगे चर्चा योर मनी में आज। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के चीफ फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। आपका स्वागत है हर्ष शो पर। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले आज की अहम खबर, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.25% घटाया है, वही सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है। ये दरें आज से ही लागू होंगी और नई दरों के मुताबिक अब रेपो रेट 7.5% और सीआरआर बिना किसी बदलाव के 4% पर है। बेशक इसका असर आने वाले दिनों में आप पर भी पड़ेगा। किस तरह का असर हो सकता है, इसी पर हम करेंगे अब खास चर्चा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए हर्ष, इसका फायदा बैंकों को मिलेगा और बैंक आगे चल के ग्राहकों को ये फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी उसमें काफी समय है, 3 से 4 महीने लग जाएंगे ग्राहकों तक ये फायदा पहुंचने पर। लेकिन अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं तो क्या उसकी भी अब दरें कम होंगी कर्ज के साथ साथ? कविता, अगर हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट घटने हैं इकोनॉमी में या बोरोवर्स के लिए इनका इंटरेस्ट रेट घटने हैं, तो डिपॉजिट रेट आपको घटाना ही पड़ेगा। कारण ये है कि हम देखेंगे लिक्विडिटी ऐसे कोई बढ़ी नहीं है, क्योंकि सीआरआर अभी भी 4% पे ही रखा गया है, तो लिक्विडिटी बढ़ी नहीं है सिस्टम में। सो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो है उसे जब तक कम नहीं करेंगे तब तक आप लेंडर्स को इंटरेस्ट रेट घटा के नहीं दे सकते। सो यस, गोइंग फर्दर हम देखेंगे कि डिपॉजिट रेट पे भी असर आएगा और तभी आप जाके इंटरेस्ट रेट घटा पाएंगे अपने लेंडर्स, अपने बोरोवर्स के लिए। बिल्कुल। तो लेकिन अब एक ग्राहक की, एक निवेशक की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या मुझे फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे लॉक इन कर लेने चाहिए? अगर आप एक पेंशनर हैं या आपका जो एक डेट पोर्टफोलियो है जो आप हमेशा फिक्स डिपॉजिट या कोई भी इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली एक मौका है कि आपको अपने जितना लॉन्ग टर्म पीरियड हो उतने लॉन्ग टर्म के लिए आप करंट ब्याज दर है वो आप फ्रीज कर लें, क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, गवर्नमेंट का फोकस पूरा ग्रोथ की तरफ है। सो अगर ग्रोथ इकोनॉमी ग्रोथ मोड में अगर होती है तो जो करंट ब्याज दरें हैं उसमें इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो ये इट इज अ गिवन कि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट अगर आप घटने वाले हैं और आपका है कि एक डेट पोर्टफोलियो आपका है जो एक फिक्स डिपॉजिट या कोई भी इंटरेस्ट बेयरिंग डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में होना है, तब आपको डेफिनेटली अपने जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आज से बुक कर लेना चाहिए। टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर कितना असर पड़ेगा? टैक्स फ्री बॉन्ड्स एक्चुअली देखा जाए तो वो लिंक कर दिया गया है जो बेंचमार्क 10 ईयर जीसेक के यील्ड्स होते हैं उससे लिंक कर दिया गया है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जब हम शुरू किए थे, फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो शुरू हुआ था जब गवर्नमेंट के जो जीसेक्स के रेट थे वो 9+ थे, 9.10% आसपास थे, और धीरे धीरे करते करते अब ये 7.75 के आसपास है। सो जो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे टैक्स फ्री बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं वो ये है कि जो भी आपकी जीसेक्स की यील्ड्स हैं उसका 50 बेसिस पॉइंट्स कम होगा। सो अगर इंटरेस्ट रेट 7.75 के आसपास है, सो आपको अगर अभी कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स आता है तो 7.25 के आसपास आएगा। लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि रेपो रेट घटा दिया गया है, 7.5 की तरफ किया गया है, और हमने ये भी देखा है कि रेपो रेट और जीसेक की यील्ड्स करंटली वो एक ही समान चल रही हैं। एज ऑफ यस्टरडे जो रेपो रेट था वो है 7.75 और जीसेक्स भी लगभग 7.7 और 7.75 के आसपास चल रहे थे। अब जब रेपो रेट 7.5 हुआ है, आप ये इसका इफेक्ट आप जीसेक की यील्ड्स में भी देखेंगे गोइंग फर्दर। सो जीसेक की यील्ड का अगर बेंचमार्क बनाते हैं विच इज अराउंड 7.5, तो आपको 7 या 7.25 के आसपास टैक्स फ्री बॉन्ड्स का इंटरेस्ट अभी जो नेक्स्ट इश्यूज आएंगे वो रेट में ऑफर किए जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो हो गई है आपके निवेश की बात, जहां पर आप इस हाई इंटरेस्ट रेट पे अपने पैसों को, अपने निवेश को लॉक इन कर सकते हैं। लेकिन होम बायर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलकर क्या मुझे अभी अगर घर लेना हो तो मुझे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं रेट कट का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, एटलीस्ट इस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं। क्या मुझे अभी घर के लिए लोन लेना चाहिए? अगर हम इसे दो पहलू में देखें, एक है कि आपकी जरूरतें अगर हैं, आपने घर आइडेंटिफाई कर लिया है और आपका सेलर तैयार है, सो आप ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स के लिए आप वेट नहीं करेंगे, आप अपने बैंक से डिसबर्समेंट लेके आज आप घर का पोजेशन ले लेंगे। सो उसमें आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट को प्ले कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे जाते हुए कम हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अप्लाई करें, तो वो शायद आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं की है या कोई जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम खरीदना है वो आपने फिक्स नहीं किया है अभी तक,
तो आप डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। सिर्फ है कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ऑफ लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, वो बोरोवर्स तक आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। 3-4 महीने कम से कम आपको लगेंगे जब तक बैंक्स आपको पास ऑन करेंगे। हमने ये देखा है कि बैंक्स बहुत आसानी से या बहुत प्रॉम्प्टली पास ऑन नहीं करती हैं, क्योंकि बैंक्स की अंडरलाइन खुद की प्रॉब्लम्स हैं, जो वो इंटरेस्ट रेट अगर घटा दें तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट असर आने लग जाता है। लेकिन आरबीआई ने बहुत क्लियर कर दिया है ये चीज कि जब तक आप ये जो इंटरेस्ट रेट्स के जो घटे हुए इंटरेस्ट रेट्स के बेनिफिट्स हैं आप एंड कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करते हैं, तो आरबीआई इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद इट। उन्होंने काफी बार पास्ट में भी काफी स्ट्रिक्ट टोन में ये बात कह दी गई है बैंकों को। लेकिन अगर मुझे अभी होम लोन लेना हो तो मैं किस रेट पर लूं, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? आप डेफिनेटली फ्लोटिंग रेट पे ही लेंगे। आई मीन देयर इज नो डाउट कि आप आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स आर बिटवीन 10 and 10.25। सो आगे जाते हुए हम देख रहे हैं कि आपको एक दौर था जब 8% में भी लोन मिला करते थे। सो एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके हाउसिंग लोन्स जो हैं उनके जो इंटरेस्ट है वो 8-8.5% के आसपास आ जाए। सो आप 100% यू विल गो इन फॉर अ फ्लोटिंग रेट इवन नाउ। अभी किसी ने अगर फिक्स रेट पे लिया हुआ है तो क्या वो इस घटती रेट कट का फायदा उठा सकते हैं किसी तरह से? जी हाँ, वो आपको ये करना होगा कि आपको उसे कन्वर्ट करवाना होगा। तो जो कन्वर्जन फी है, अगर आप वो कन्वर्जन फी आपके बैंक के साथ समझ लें कि क्या चार्ज लग रहा है और बैंक अग्रीएबल है, तो आप वो कन्वर्जन फी भर के और वो कैलकुलेशंस कर लीजिए कि जो फीस भरने के बाद जो आप इंटरेस्ट रेट बचाएंगे उतना वर्थ है कि नहीं है। तो डेफिनेटली ये केस टू केस बेसिस पे एक कोशिश जरूर की जा सकती है। बिल्कुल। अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन आपसे मांगू तो इस रेट कट का फायदा ग्राहकों को आता है तो लोन की ईएमआई कितनी कम हो जाएगी? वेल टिपिकली अगर हम 20 इयर्स का लोन देखें तो फॉर अ 1 लाख लोन आपका ईएमआई लगभग 985 रुपीज या 1000 रुपीज के आसपास होता है। सो अगर डिपेंडिंग ऑन कितना बैंक इंटरेस्ट रेट घटाता है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन अ 1 लाख लोन अगर आपका 25 बेसिस पॉइंट्स कम होता है तो आपकी ईएमआई करीबन 15 से 30 रुपए के आसपास कम होती है। सो आई थिंक इट विल ऑल डिपेंड ऑन द टेन्योर कितना है, कितना घटता है इंटरेस्ट रेट, बट डेफिनेटली एनीथिंग इज वेलकम। आई मीन और अभी इट्स ड्यू टाइम नाउ कि बैंक्स इसका तुरंत असर अपने इसका जो इफेक्ट है, जो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के जो बेनिफिट्स हैं वो अपने बोरोवर्स को भी देना चालू करें। बिल्कुल। तो यहाँ पे घर खरीदारों के लिए तो अच्छी खबर है ही, साथ ही अगर आप अपने निवेश को भी बढ़ाना चाहते हैं, खासतौर से अगर आप डेट में निवेश करना चाहते हैं, एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं, तो यही सही समय है। अपने पैसे को आप लॉक इन कर लीजिए और साथ ही अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस रेट कट का फायदा जरूर उठाइए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे हमारी चर्चा रिटायरमेंट प्लानिंग पर। बने रहें हमारे साथ। और मेरे में आपका फिर से स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर हमारी चर्चा की और मेरे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा। तो यहाँ पर रिटायरमेंट को लेकर बजट 2015 में काफी सारी चीजें फोकस में रखी गई हैं, लेकिन एक निवेशक के नजरिए से देखा जाए तो आपका रिटायरमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, आपके निवेश की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इस पर अब करेंगे फोकस। तो हर्ष, सबसे पहले रिटायरमेंट पॉलिसीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगी जो बाजार में है और निवेशकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी है जहां तक रिटायरमेंट प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट की बात है। वेल कविता, रिटायरमेंट प्लान्स जो पॉलिसीज, पेंशन पॉलिसीज जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं या कोई भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो, बेसिकली 3 स्टेजेस में किया जाता है। पहला है एक्यूमुलेशन पीरियड, जो आप आज जब से आप कमा रहे हैं, आप आज से लेके अपनी रिटायरमेंट एज तक आप सेव करते हैं। फिर आता है रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट डेट विच इज योर वेस्टिंग डेट, जो टेक्निकल टर्म्स में वेस्टिंग डेट कहलाती है। और फिर तीसरा स्टेज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें आपको जो भी इकट्ठा किया है आपने, उसके जो आपके रिटर्न्स हैं या जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको वापस आने लगते हैं। अब इन 3 फेजेस को आप एक पेंशन पॉलिसी के नजरिए से देखें। आप अपना प्रीमियम भरते हैं, जो वेस्टिंग डेट आती है, जो आपकी रिटायरमेंट डेट होती है या पॉलिसी मैच्योरिटी डेट होती है, उस डेट पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप 1/3 पैसा जो है, जो भी आपने एक्यूमुलेट किया है कॉर्पस, उसका 1/3 हिस्सा आप लमसम के रूप में निकाल सकते हैं। बाकी जो 2/3 हैं वो आपको एक एन्युटी पॉलिसी में कन्वर्ट की जाती है। फिर आपको ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि आपको किस प्रकार की एन्युटी चाहिए, उसमें 4-5 ऑप्शंस होते हैं। फिर आप सिलेक्ट करते हैं और आपको हर महीने या हर साल
आपको पेंशन के रूप में रेगुलर रिटर्न्स आने लग जाते हैं। तो ये जो रिटर्न्स मिलते हैं, क्या ये मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स होते हैं रिटायरमेंट पॉलिसीज में, प्लान्स में? जी, आप जब निवेश करते हैं तो डेफिनेटली जो भी जहां पे भी निवेश किया जा रहा है, अगर आप यूनिट लिंक पॉलिसी लेते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि डेट या इक्विटी में होना है। आप अगर कन्वेंशनल पॉलिसीज ले रहे हैं तो प्राइमरीली वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है। फिर जो सेकंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज का, जो हम बात करें जब पैसे आने लगते हैं, तो जब आप पेंशन पॉलिसी शुरू करते हैं आपको एक फिक्स्ड अमाउंट बता दिया जाता है, फिर आपका वो अमाउंट फ्लक्चुएट नहीं करता इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस। तो वो प्रॉमिस है एक इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है कि जब तक आप जीवित हैं एक एक्स अमाउंट ऑफ पेंशन आपको हर साल या हर महीने दिया जाएगा। सो वो फ्लक्चुएट नहीं करता। सो इन दिस फेज, इस तरह ये बेसिकली 3 फेजेस हैं। अगर हम रिटायरमेंट फंड्स की बात करें, कई म्यूचुअल फंड्स भी अभी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स ऑफर करने लगे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव भी सेम है, वो ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और जो स्कीम है उनका जो टिपिकल वेटेज होता है उसमें इक्विटी 40% आसपास होता है। इट्स प्राइमरीली डेट फंड्स होते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के साथ वो सेफ्टी एक एलिमेंट है जो बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन एक फर्क सिर्फ इसमें है कि रिटायरमेंट फंड्स जो म्यूचुअल फंड के थ्रू है उसमें आपको लिक्विडिटी होती है। आप ऐसा नहीं है कि आपको रिटायरमेंट की एज तक ही वेट करना है, फिर उसमें आप 1/3 ही निकाल सकते हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। वो सिर्फ आपको एक इंस्टिगेट करता है कि आप रिटायरमेंट तक सेव करो। लेकिन अगर आपको पहले से ही एग्जिट लेनी है उसमें, तो आप उसमें एग्जिट लोड भर के आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। सो अगर ये कॉन्सेप्ट समझें, टिपिकली इनमें एक लिमिटेशंस होती है कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इक्विटी का जो एक्सपोजर होता है वो लिमिटेड होता है, 40% आसपास हो गया। और यही स्ट्रक्चर आप इंडिपेंडेंटली खुद मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके पास लॉन्ग टर्म में अगर 20-30 ईयर्स हैं आपके हाथ में, आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जिसमें 100% आप इक्विटी में कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इक्विटी गिव्स बेटर रिटर्न। अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो ऑब्वियसली डेट भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना कॉर्पस बनाइए। रिटायरमेंट की उम्र पे जब आपका कॉर्पस बन जाता है वो पूरा आपके पास एक्सेसिबल है। आप वही अमाउंट पूरा फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं। आप चाहें तो एक फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्लैट खरीद लेते हैं जिसका रेंट इज ऑल्सो इक्वल टू पेंशन। अगर आपको मंथली रेंट आ रहा है, आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। आप कहीं भी जो भी इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप उसमें कर सकते हैं। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है। अगर आप रिटायरमेंट फंड में पैसा निवेश करते हैं तो नो, अदरवाइज म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड एंड म्यूचुअल फंड्स टिपिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सिर्फ रिटायरमेंट फंड्स में इक्विटी का एक्सपोजर लिमिटेड होता है। सो डिपेंडिंग अगर आपको ज्यादा इक्विटी एलोकेशन चाहिए तो आप एक इंडिपेंडेंटली भी अपना रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। बिल्कुल। सो ऑब्जेक्टिव जो एंड ऑब्जेक्टिव रिटायरमेंट क्या है कि आपको आपकी रिटायर्ड लाइफ में आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे। अब वो इनकम आपको फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से आ रही है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स के इंटरेस्ट से आ रही है, एक इमीडिएट एन्युटी प्लान के पेंशन बोल के आ रही है या आपको रेंट बोल के आ रहा है, दैट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू गेटिंग रेगुलर इनकम। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ रिटायरमेंट फंड्स का नाम बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? वेल, इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी में यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है, फ्रैंकलिन ऑफर करते हैं और अभी हमने देखा है कि और म्यूचुअल फंड्स ने फाइल किए हैं सेबी के साथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो आई एम श्योर अभी और भी आएंगे। इन द रिसेंट फ्यूचर यू विल सी दैट और फंड्स विल कम। तो यहाँ समझदारी रिटायरमेंट प्लान्स के बजाय रिटायरमेंट फंड्स या बाकी म्यूचुअल फंड्स को रिटायरमेंट के पर्पज से अगर आप उनमें निवेश करें उसमें समझदारी होगी। अगर आप फाइनेंशियली सेवी हैं और आप वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल सेवी नहीं होते हैं, जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन पॉलिसी ज्यादा बेहतर है। आप एक पेंशन पॉलिसी के थ्रू ले लीजिए या एनपीएस के थ्रू लीजिए या द नेशनल पेंशन स्कीम। आप कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट तब लेंगे जब आप इंडिपेंडेंटली अपना मैनेज नहीं कर पाते। सो हर प्रोडक्ट के लिए एक ऑडियंस है। एग्जैक्टली। तो अपनी जरूरत के हिसाब से रिटायरमेंट एज अ गोल के लिए आप निवेश कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लान्स लेकर या रिटायरमेंट फंड के जरिए भी। आप चाहें तो कम उम्र में ही रिटायरमेंट के लिए एक अलग से म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आपका निवेश आप कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। डिसिप्लिन मेंटेन होता है और साथ ही जो कॉर्पस आपको मिलेगा वो पूरी तरह से आप अपने पास रख सकते हैं और आगे चल के कैसे उसको पेंशन के लिए इस्तेमाल करना है ये फैसला भी आपका ही होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस कैसा है रिटायरमेंट के लिहाज से। इस पर होगा हमारा फोकस। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में हम आपको बता रहे हैं कि रिटायरमेंट को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमने अब तक चर्चा की रिटायरमेंट पॉलिसीज पर और रिटायरमेंट फंड्स पर, लेकिन एनपीएस रिटायरमेंट के लिहाज से कैसा इंस्ट्रूमेंट है अब इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ गाजियाबाद से मनोज हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार मनोज, आपका सवाल क्या है? हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अभी बजट 2015 में जैसा कि गवर्नमेंट ने एनपीएस को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा 50,000 का जो है एग्जेम्पशन प्रोवाइड करा है जी,
तो रिटायरमेंट के लिए क्या इसमें इन्वेस्ट करना जो है सही रहेगा नहीं रहेगा? हाँ। कि म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट 1-2 साल बाद जो है ये जो है प्रमोट करने के बाद हटा दी थी। जैसे लास्ट ईयर उसने राजीव गांधी इक्विटी स्कीम रखी थी, फिर वो हटा दी जी। अब एनपीएस रखी प्रमोट करने के लिए, फिर 1-2 साल बाद हटा देगा। और इसमें जैसे बहुत कंपल्सन रहते हैं कि आफ्टर 60 ईयर्स ही मैं पैसा निकाल सकता हूँ। हाँ। 2 टायर होते हैं इसके, टायर 1 टायर 2। हाँ। किस टायर में जो है एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी जी जी, और मेरे को किस टायर में जो है रखना चाहिए पैसा? बिल्कुल मनोज, आपके सारे सवाल बिल्कुल वाजिब हैं और आपके साथ साथ तमाम दर्शकों और निवेशकों के मन में भी एनपीएस को लेकर कई सवाल होंगे। तो हर्ष, सबसे पहले एनपीएस का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी। बजट में जो ऐलान हुए हैं उन पर हम इसके बाद फोकस करेंगे। वेल, स्ट्रक्चर जो एनपीएस का है वो सिमिलर टू इंश्योरेंस पेंशन पॉलिसी जो मैंने बताया था कि आप एक लगातार एक पीरियड तक निवेश करते रहते हैं उसमें। 60 साल की उम्र में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसमें से लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप 60 की उम्र में 60% तक निकाल सकते हैं। एनपीएस में ये प्रोविजन है, जो इंश्योरेंस कंपनीज में 1/3 है, एनपीएस में ये आपके पास ऑप्शन है कि आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ। और 40% जो है वो आपको कंपल्सरीली एक इमीडिएट एन्युटी प्लान में कन्वर्ट करना है, जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है। जो हम विड्रॉ करते हैं क्या उस पर टैक्स लगता है? जी नहीं, जो आप विड्रॉ करते हैं वो कंप्लीटली टैक्स फ्री और जो पेंशन में मिलेगी बाद में क्या वो टैक्स फ्री होगी? नहीं, पेंशन जो आपको मिलती है वो टैक्सेबल है। इट इज कंसिडर्ड एज अ रेगुलर इनकम आपके हिसाब से, और आपके जो टैक्स रेट्स हैं, आप जो इस स्लैब में आते हैं वो इस स्लैब के हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना है। टियर 1 टियर 2 की इंपॉर्टेंस क्या है? वेल, टियर 1 अकाउंट एक एक्चुअल एनपीएस अकाउंट है जिसमें आपको ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन हमने बात की, जो विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शन है वो आपको टियर 1 अकाउंट में है। ठीक है। और जो टियर 2 है बेसिकली एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसमें कोई भी बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन टियर 2 अकाउंट, आप टियर 1 नहीं है आपके पास, आप टियर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते। सो टियर 1 इज द रियल पर्पस ऑफ एनपीएस। और कोई अगर इन्वेस्टर है जिन्हें पूरा अमाउंट लॉक इन नहीं करना है, तो सरकार ने एक ऑप्शन एक्सटेंड किया है कि आपको पूरा अमाउंट अगर एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में नहीं आपको निवेश करना है, तो आप एक रेगुलर फंड की तरह आप एनपीएस को ट्रीट कर सकते हैं और एक टियर 2 अकाउंट खोल लीजिए जिसमें कोई भी विड्रॉल की ऑप्शन वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप पैसे निवेश करते रहिए और जब आपको निकालना है उसमें से आप निकाल लीजिए। सो जस्ट लाइक अ रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम। और उनका जो रेशियोज है उनमें भी 3-4 फंड्स हैं जिसमें मैक्सिमम जो इक्विटी की तरफ जाता है वो 40-50% जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर समय कम है मेरे पास, लेकिन मनोज का सवाल हमें एड्रेस करना होगा कि इनके लिए क्या एनपीएस ही सबसे बेहतर रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा या ये रिटायरमेंट फंड्स को या बाकी म्यूचुअल फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं? वेल, हमने बात की जो कंपैरिजन, अगर ये फाइनेंशियली सेवी हैं और वो अगर अपना खुद का म्यूचुअल फंड स्कीम के जरिए या रिकरिंग डिपॉजिट या कोई भी पीपीएफ के जरिए या एनी अदर प्रोडक्ट के जरिए अगर ये सेविंग्स करके अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फाइनेंशियली सेवी नहीं है और इन्हें एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट की तरफ जाना है, सो विद इन द कैटेगरी ऑफ जो स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट्स है, एनपीएस इज द मोस्ट बेनिफिशियल। सो अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट चाहिए, एनपीएस इज द बेस्ट। और आप उसके अलावा खुद मैनेज कर सकते हैं तो अपना प्रोडक्ट अगर आप खुद डिजाइन करते हैं, विच इज नाइस। सिर्फ एक फर्क होगा कि अगर टैक्स बेनिफिट्स की जो इन्होंने बात की, बजट में एक इंट्रोडक्शन किया गया है जिसमें एडिशनल 50,000 रुपीज एनपीएस के लिए ही रखा गया है ना, उसका इम्प्लीकेशन देखना होगा क्योंकि वो जो प्रोविजन है वो 1.5 लाख का है। उसमें से 50,000 एक्सक्लूसिव एनपीएस के लिए है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहला 1 लाख विल कम अंडर एटीसी एंड एडिशनल 50,000 विल कम एज एन एडिशनल बेनिफिट। आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन अगर आप एटीसीई के तहत एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। एटीसीसीई जो है वो क्यूमुलेटिव पूरा एटीसी का पूरा बास्केट है, और एटीसीसीडी जो अभी नया 50,000 का प्रोविजन किया गया है, सो आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू ट्रीट इट। और पूरा लिमिट जो आपका एनपीएस में है 1.5 लाख का है, लेकिन एडिशनल बेनिफिट्स खाली 50,000 के लिए है। बिल्कुल। सो आई एम अज्यूमिंग फर्स्ट 1 लाख जो है वो एटीसी में आएगा और 50,000 जो है वो एडिशनली एटीसीसीडी में मिलेगा। क्लियरली। तो मनोज, अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट चाहिए, एक सिस्टमैटिक प्रोडक्ट चाहिए, तो आप एनपीएस को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एन्युटी के बाद जो आपको पेंशन मिलती है उस पर टैक्स लगेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का, तो अपने रिटायरमेंट गोल को आप आंकिए, एक लमसम अपने लिए जो इकट्ठा करना चाहते हैं उसका टारगेट बनाइए, और साथ ही इन्फ्लेशन को काउंटर करके आप ये टारगेट बनाइएगा, तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके भी आप कॉर्पस जमा कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ योर मनी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।